हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। तो अब आपका सीएपीएफ का एग्ज़ाम की डेट एकदम अनाउंस हो चुकी है कि अब कल कब होना है। क्लियरली यूपीएससी ने अपना नया कैलेंडर को निकाल दिया है, तो उसमें सारी डेट्स आई हैं। तो आपका पुरानी डेट पे ही हो रहा है। तो अब हमने पेपर 1 तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो पेपर 2 के मैं क्या कर रहा था, मैंने आपको एक डेमो दे के देखा था कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। थोड़े लोगों को पसंद आया, एक्चुअली कोई देखा नहीं। तो मैंने सोचा लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े बच्चों का ही फ़ायदा हो जाए। अगर आपको ठीक लगता है तो मैं थीम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो जो मेजर मेरे को लगता है ना कि ये पूछे जाएंगे, वो ऐसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एक पॉवर्टी पे जैसे हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम वुमेन पे चलते हैं। वुमेन पे दो तीन तरह के ऐसे होते हैं। एक तो वुमेन इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन होता है, एक होता है वुमेन एम्पावरमेंट पे होता है। आज जो पढ़ रहे हैं बहुत हॉट टॉपिक है, आपने सुना भी होगा इसको, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुमेन इन पॉलिटिक्स, इस पे ऐसे आ सकता है कि पॉलिटिक्स में वुमेन का योगदान, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाला है और ये हॉट टॉपिक ही रहता है, हमेशा पूछा ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आज हम इसको पढ़ेंगे, वुमेन इन पॉलिटिक्स। हाँ, और अगर आपको लगता है कि सर हमें किसी पर्टिकुलर एसे में दिक्कत है कि आप उस पर समझा दीजिए, तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे समझा दीजिए हमें। और टॉपिक ऐसा होना चाहिए, केवल आपका पर्सनल टॉपिक ना हो। मैं किसी एक को लेकिन नहीं समझा सकता हूँ, थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ऐसा टॉपिक हो कि हाँ जो इंपॉर्टेंट है और लोगों का भी फायदा होगा, तो मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक भी दे सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे वुमेन इन पॉलिटिक्स पर अगर कोई ऐसे आता है तो किस पे शुरू करना है? सबसे पहले कुछ ऐसा चीज़ कर दीजिए जिससे एग्जामिनर सोचने पर मजबूर हो जाए, मजबूर हो जाए, सॉरी फंबल हो गया मेरा। सबसे पहले लिखिए कि वुमेन को पहले बढ़ाइए। वैसे तो हमारी माता बहनें इतना काम करती हैं, उसी को बस लिखना है कि दो वुमेन कैन गवर्न होम लाइक अ केक वॉक, देन द वुमेन कैन गवर्न होम लाइक अ केक वॉक। औरतें जो हैं वो घर को इतने अच्छे तरीके से गवर्न कर लेती हैं लाइक अ केक वॉक, बहुत आसानी से। देन वाई दे कांट रन पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन। देखा, हमने कुछ नहीं लिखा, जो हम बोल चाल में बोलते हैं वही हमने लिख दिया। जब महिलाएं अपने घर का सारा काम एकदम आसानी से कर सकती हैं, तो वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं चला सकती? देयर आर, फिर कैसे लिखना है? अब इसको प्रूफ आपको करना है, हर चीज़ को आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल, देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल लिखिए, मैनी सच एग्जाम्पल। आइदर भली नेशनल लेवल पे ले लीजिए, भले आप इंटरनेशनल लेवल पे ले लीजिए। नेशनल लेवल पे आपको लिखना है तो सुषमा स्वराज का नाम आप दे सकते हैं। सुषमा स्वराज, वो इतनी अच्छी लीडर थी। और अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे किसी को बताना है कि बहुत अच्छी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम कर रहा है, तो क्या कहते हैं उनकी, अरे एक जगह की प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्या कहते हैं, कहाँ की हैं वो, हाँ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड जो है वो एक वोमेन है, तो आप उनको कह सकते हैं, भले नेशनल लेवल पे भले इंटरनेशनल लेवल पे। फिर आपको बताना है, वो पूछेगा वोमेन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ही पूछेगा, वो इंडिया की ही कंडीशन पूछेगा कि इंडिया में क्या बात है। तो फिर आपको लिखना है कि इंडिया में केवल, फिर आपको थोड़ा डेटा आपको देना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको डेटा पर देना पड़ेगा कि इंडिया में केवल 14% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, केवल 14% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, किसमें? लोकसभा में। जबकि जबकि मतलब समझ रहे हैं ना, इसको आपको कंपैरिजन करना है क्या? जबकि रवांडा जैसा जो शहर है, रवांडा जैसा जो सिटी है, जबकि इतनी छोटी सी कंट्री है, उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन करीबन 61% है। तो आपको ये कंपैरिजन करके दिखाना है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, तो भी इसमें 14% वुमेनों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, लेकिन रवांडा इतना छोटा देश होते हुए भी उसने अपनी 61% महिलाओं को क्या कहते हैं, वुमेन को पॉलिटिक्स में अलाउ कर रखा है। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा उसको लिखते जाइए। अब आपको और चीज़ें आपने क्या पढ़ी? आपने एसडीजी गोल पढ़े, सोशियो डेवलपमेंट गोल पढ़े, तो एसडीजी 5 का लिखिए जो वुमेन, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। आप एसडीजी 10 का जिक्र कर सकते हैं जो रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता है। और आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो पॉलिटी के आर्टिकल लिखिए कि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 कि हमें भेदभाव नहीं करना है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ पे। तो और आर्टिकल 16 भी यही कहता है, तो आप इन आर्टिकल का जिक्र कर सकते हैं। एक आर्टिकल आप आर्टिकल 243 याद रख सकते हैं, 243, जिसमें स्पेशली ये लिखा गया है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना है पंचायत में, पंचायत में देना है।
तो आप इसे याद कर सकते हैं, स्पेशल आर्टिकल इतना पूछा नहीं जाता है, ये मैं इतना बता रहा हूँ, इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो डेटा आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लीजिए। वोमेन के ऊपर अगर कुछ भी आता है तो उसमें आप ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, सारा डेटा ये वोमेन पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं, ऐसा नहीं है कि ये सारा जो भी मैं यहाँ डेटा बता रहा हूँ आपको एक ही एस्से में लिख के आना है, नहीं, इसमें से जो जिस बच्चे को अच्छा लग रहा है, कोई जिस तरीके से लिखना चाहता है, कोई इंडिया को कंपैरिजन करके दिखाना चाहता है, कोई पॉलिटी के एंगल से दिखाना चाहता है अपने स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ को, मैं ये वो बताना चाह रहा हूँ। और आप आर्टिकल से पहले प्रीएम्बल का भी जिक्र कर सकते हैं, प्रीएम्बल में भी राइट टू इक्वालिटी की तो बात हुई है अपनी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें हमने सबको बोल दिया वी द पीपल, मतलब वुमेन भी उसी के अंदर आती है। तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन इस तरीके का होगा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया पूरा। आप चाहें तो ऐसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स फैच हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्चुअली हाँ, नीचे कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। एक सेकेंड, थोड़ा यार ये नया तरीका है ना चलाने में, थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जब हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया तो अब ज़रूरत क्या है, अब आपको बताना है नीड क्या है। नीड ऑफ वोमेन, पॉलिटिक्स में महिलाओं की ज़रूरत क्यों है, इतनी दिक्कत क्यों है। फिर हम चैलेंजेस भी बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी हम बोलते हैं नीड, भले आप चैलेंजेस पहले बता दीजिए, नीड बाद में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कोई भी एस्से लिखना है, मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एस्से में क्या लिखना है तो उसको 3 भाग में डाल दीजिए, 3 या 4 भाग में। अपना वही है, सोशल इशू क्या है, पॉलिटिकल इशू क्या है, और इकोनॉमिकल इशू क्या है, और एक गवर्नेंस का इशू क्या है। यही अपना 4 जो चीज़ है, इन्हीं को या 3 चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल नीड क्या है, पॉलिटिकल में क्या नीड है, वुमेन होनी चाहिए पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल के स्तर से हमें बताना है क्यों होनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबको बराबर का अधिकार है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू हैं उनको हमें राइट प्रूव करना है, हमें उन्हें राइट प्रूव करना है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मैन और वोमेन का समान अधिकार है, तो हमें इनको सही प्रूव करके दिखाना है। थोड़ा मोटा कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। दूसरा, हमें जो क्रिमिनल, अगर ज़्यादा वोमेन अगर होंगी अपने पॉलिटिक्स में, तो जो क्रिमिनलाइजेशन हो गया पॉलिटिक्स का, आपको पता है कितने मैन पे करीबन, इसका मैं अभी डेटा बता देता हूँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है, वो जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो कम हो जाएगा अगर वोमेन इसमें आती है, क्योंकि मैन के ऊपर तो करीबन ऐसे लोग हैं जिनके 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम मैन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है। तो अगर महिलाएं आएंगी तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इनकरेज करेगा किसको, सिटीजन कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेसी, कि भाई महिलाओं को भी बराबर हक मिल रहा है। तो आप तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इनकरेज करेगा डेमोक्रेसी में। तो ये कुछ पॉलिटिकल के पॉइंट हो गए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ज़्यादा एरिया कवर करना है। ये नहीं है कि आप एक ही पॉइंट पे चिपट जाएं और उसी को रगड़ रहे हैं कि आप लिखते जा रहे हैं। बस देखिए मैं कितना छोटे छोटे लिख रहा हूँ, लेकिन आप एंड में पढ़ेंगे तो आपके ऊपर करीबन 4-5 पन्नों का ऐसे तैयार है। पॉलिटिकल हो गया, इसके बाद हम चलते हैं सोशल नीड क्या है। सोशल क्या क्या नीड हमें पड़ गई, सोशल में बता देता हूँ। सोशल में सबसे पहले वुमेन काम करेंगी एक्ट एज अ रोल मॉडल। भाई अगर कोई महिला आपके एरिया की, आपके शहर की, आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई लड़की अगर टॉप करती है, कहीं अच्छे पद पे होती है, तो अब वो और लड़कियों को प्रेरणा देती है, तो एक्ट एज अ रोल मॉडल। दूसरा, ये करेगा जेंडर इक्वलिटी रिड्यूस करने में काम आएगा। जेंडर इक्वलिटी को महिलाएं अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। ऐसा पाया गया है कि स्टडी में कि जिस एरिया में वुमेन जो पंचायत में थी, वहाँ ड्रिंकिंग के जो प्रोजेक्ट हैं वो ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो करीबन 60% ज़्यादा लगे। ये एक डेटा है, आप याद कर भी सकते हैं कि नहीं भी, बस आप इतना लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी वुमेन होती हैं, ऐसा स्टडी में पाया गया है, वहाँ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। ये सोशल का इशू हो गया। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको, एक तो होता है ना जो सब बच्चे लिख के आएंगे, वो बता दूं मैं आपको, जो सारे रटे रटाए पॉइंट्स होते हैं, या रटे रटाए भी नहीं, जनरल पॉइंट्स होते हैं, तो उससे आपको मार्च फैक्ट्स नहीं होंगे, आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रॉड कवर करना पड़ेगा। तो हमारा पॉलिटिकल नीड हो गई, सोशल नीड हो गई। तीसरी हम किस नीड पर आ जाए, मान के चलिए इकोनॉमिक नीड भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक नीड महिलाओं के लिए, तो इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, इकोनॉमिक में हायर ग्रोथ हो जाएगी महिलाओं की, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी महिलाओं की वजह से, ये लिख सकते हैं हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बस इकोनॉमिक में आप यही लिख सकते हैं। इसका कुछ इकोनॉमिक इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसमें लिखें इकोनॉमिक के अलावा। और ये भी लिख सकते हैं कि बेटर पॉलिसी मेकिंग करती हैं महिला, बेटर पॉलिसी मेकिंग, ये लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं,
इंक्लूसिव, हाँ इंक्लूसिव हो जाएगा हमारा, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो हैं वो करीबन 50% से ज़्यादा हैं और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, तो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा वोमेन का भी सब इसमें भी, पॉलिटिक्स में भी। तो ये इकोनॉमिक इसका एस्पेक्ट हो गया। तो ये कुछ कुछ नीड हो गई, सोशल भी हमने बता दी, पॉलिटिकल भी बता दी हमने, इकोनॉमिक बता दी। तो ये हमारी 3 तरह की नीड हो गई। देखिए अब मैं इसको ऐसा कर शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा ये कल वाला ऐसे था जो मैंने आपको कल समझाया था, मैंने एक ही पेज पे कर लिया ताकि आपको बाद में भी कभी देखना हो तो देख सकते हैं। और ये आज का है। तो हमने नीड बता दी, हमने इंट्रोडक्शन बता दिया। चलिए इसके आगे अब हम चलते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं कि वुमेन आज तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं, तो कुछ चैलेंजेस होंगे, तो वो हम अब पढ़ते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल देते हैं नई कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस कि जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो नहीं आ पा रही हैं। तो चैलेंजेस क्या होगा? पहला मान लीजिए हमारे स्ट्रक्चरल में चेंजेस करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल चैलेंज है। स्ट्रक्चरल कैसे चैलेंज है कि भैया किसी की भी फैमिली, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, किसी की भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कोई महिला करना भी चाहती है लेकिन उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि लड़का है वही सब कुछ कर सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती। पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा करप्शन है, करप्शन भी है। करप्शन के साथ आप नेपोटिज्म को जोड़ सकते हैं, भाई भतीजावाद जिसे बोलते हैं कि भाई किसी का लड़का है वो उसका लड़का ही बनता रहेगा और किसी को लड़कियों को चांस ही नहीं मिल पाता। तीसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, भाई पॉलिटिकल ये पार्टियां चाहती नहीं है कि महिलाएं लड़ें। अगर पॉलिटिकल विल होती तो आज तक तो उनको अगर रिजर्वेशन मिल गया हो तो महिलाओं को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो ये हमारे 3 स्ट्रक्चरल चैलेंज हैं। दूसरा अब हम चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक ज़्यादा चैलेंज इसमें हो नहीं सकते इनके केस में। मतलब एक ही है कि इनकी वजह से कुछ हो नहीं सकता काम महिलाओं के लिए, तो उस पर हम ज़्यादा पॉइंट नहीं बना पाएंगे। होते तो बहुत हैं, महिलाओं के बिना तो देश ही नहीं चल सकता। ये तो घर ही नहीं चल सकता तो आप देश कैसे चला पाएंगे महिलाओं के बिना? कॉमन सेंस की बात है। तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं का रिजर्वेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक हमारा क्या होगा? क्या चैलेंज है जिसकी वजह से महिलाएं नहीं आती हैं पॉलिटिक्स में? तो इसमें हम लिख सकते हैं इलिटरेसी। सबसे पहले सोशल एक कॉज इलिटरेसी है क्योंकि महिलाएं जो इतनी शिक्षित नहीं है। दूसरा वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, सबसे ज़्यादा वॉयलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट, इसलिए वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में तो इसलिए नहीं आनी चाहती हैं। तीसरा क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। अगर इकोनॉमिक हमें चैलेंज भी बताना है इसमें तो हम ये लिख सकते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आप लिख सकते हैं, लैक फाइनेंशियल सपोर्ट लैक होती है। तो ये हो गया हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंज होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा इंस्टीट्यूशनल लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल चैलेंज। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज क्या होगा? तो इंस्टीट्यूशनल चैलेंज क्या है कि सबसे पहले क्या, टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। इंस्टीट्यूशन मतलब कौन, इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा इलेक्शन कौन कराता है? हमारा इलेक्शन कमीशन कराता है, तो हम ये लिख दिया टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। हमारे यहाँ कौन सा इलेक्शन सिस्टम करा जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब आप जानते हैं ना, भले जैसे 2 पार्टी लड़ रही हैं, ए लड़ रहा है और बी लड़ रहा है, तो भले ये इसके 10% वोट हों और इसके 11% वोट हों, लेकिन टोटल 100% वोट, 100 वोटर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितने वोट, अगर ये 1 वोट से भी जीत गया तो इसी को माना जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। जबकि बी के पास भी 10 वोट हैं लेकिन उसकी वो कुछ नहीं कर सकता, इसके पास 11 वोट हैं, यही जीता है। ये 10 वोट जिन लोगों ने दिए वो तो बेकार हो गए, मतलब वोट तो, क्योंकि ये तो कुछ जीत ही नहीं पाए, तो 10 वोट बेकार हो गए। तो ये हमारे यहाँ टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मान के चलिए बी जो थी वो वोमेन ही थी, अब वोमेन के पास 10 वोट आए, ए जो था मेल था उसके पास 11 वोट आए, तो जिन्होंने वोमेन को वोट दिया था उनका वोट तो बेकार चला गया ना। तो ये प्रॉब्लम है टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। दूसरा इंस्टीट्यूशन में, हाँ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप सुनाऊंगा, आपने सुना भी होगा, जिसे हम बोलते हैं सरपंच पति। ये एक हमारा, हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है सरपंच पति सिंड्रोम। सरपंच पति सिंड्रोम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जैसे होता है सभी के होता है, हमारे क्या कि रिजर्वेशन की सीट आ गई कि महिलाओं की वो सीट रिजर्व है तो उसमें महिलाएं लड़ सकती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी बेटी को या अपनी बीवी को या अपनी माँ को खड़ा कर देते हैं, लेकिन जीत गई जैसे उनकी माँ बेटी या जो भी जीत गई उनकी वोमेन, फिर उनके पति, उनके भाई, उनके चाचा वो चलाते हैं सरपंचगिरी, वो पंचायत चलाते हैं।
और वुमेन जो है बस वो साइन करती रह जाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं सरपंच पति सिंड्रोम। में तो हर जगह आपको देखने में मिल जाएगा सरपंच पति सिंड्रोम का। तीसरा इंस्टीट्यूशन में क्या है कि अनहेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अनहेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। रिसेंटली पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले न्यूज़ आई थी, आपने मी टू मूवमेंट का नाम सुना था ना, जिसमें कांग्रेस के मिनिस्टर थे, किसके मिनिस्टर थे जिनके ऊपर आरोप लगा दी थी, यूनियन मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स, एमजी अकबर, एमजी अकबर। उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। भले वो केस से बरी हो गए थे लेकिन वो अलग है, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम तो लग ही गया था। चौथा, ये हमारे 3 चैलेंजेस हो गए जिसकी वजह से महिलाएं नहीं जाना चाहती हैं पॉलिटिक्स में। आगे चलते हैं। चौथा हम क्या बोल सकते हैं, कल्चरल क्या चैलेंज है। कल्चरल बहुत है, ये कल्चरल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे पहला आता है इंटरडिपेंडेंसी। भाई इतना लो एम्पावरमेंट हुआ है कि वुमेन को हमने इतना एम्पावर ही नहीं करा है कि वो आज तक अपने पतियों पे या लड़कों पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से फैमिली पे, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है, इंटरडिपेंडेंसी। दूसरी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कोई भी वुमेन होगी वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबल वही होती है, ऐसा मानते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन ये गलत है। लेकिन अब आंसर है तो लिखना पड़ेगा। ये चैलेंज है कि हम तो भाई मानते हुए आए हैं कि महिला ही घर का काम करेंगी, आदमी तो घर का काम करेंगे नहीं। तीसरा, लो स्टेटस इन सोसाइटी। महिलाओं को स्टेटस दिया ही नहीं गया आज तक वो जो सोसाइटी में मिलना चाहिए। तो आप लोग भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, कितने ही पढ़ लें हम, लेकिन आज तक नहीं दे पाए। तो ये तीसरा चैलेंज हो गया। तो ये आपका पूरा एक आंसर तैयार हो गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द नीड। अब ये हमने लिख दिया। इसके बाद एक तो आपको बस फ्यूचर में लिखना है कि आपको क्या करना चाहिए, अब सरकार को क्या करना चाहिए, अब आपको ये लिख के देना है। तो बस आप 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिए कि वुमेन को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा करना चाहिए सरकार को, जैसे और पार्टीज को भी ऐसा करना चाहिए जैसा एक टीएमसी है ना, तृणमूल कांग्रेस, उसने क्या करा है कि हम उन्होंने 41% सीट जो है वो रिजर्व कर दी है कि हम इतनी सीट जो है वुमेन को ही देंगे लोकसभा में। तो ऐसा करना चाहिए। एग्जाम्पल टीएमसी का दे सकते हैं, या एक और पार्टी थी, हाँ बीजेडी, बीजू जनता दल है ना, उसने अपना 33% दे रखा है कि हम 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को ही देंगे। तो ये लिखना है कि आप जो बाकी की गवर्नमेंट है उनको भी ये सब करना चाहिए जैसा इन पार्टियों ने करा है। या वुमेन, एक बिल इन्होंने लाए थे जो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 का बिल है, ये अभी तक क्लियर ही पास ही नहीं कर पाए। तो ये बोलना चाहिए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 के लिए सारी पार्टी कंसेंसस करके इसे पास करें, इसे कंसेंसस करके पास करें। आप एक ये दे सकते हैं, फ्यूचर में ये करें। दूसरा कि सोशल मीडिया ज़्यादा को इनकरेज करो, सोशल मीडिया को इनकरेज करो, ताकि वो इनकरेज करें किनको, वुमेन को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तीसरा हम लिख सकते हैं कि अब रिड्यूस करो जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स में, ताकि और औरतों को, लेडीज़ को, महिलाओं को चांस मिले। तो ये आप कुछ फ्यूचर में या कुछ उनको सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा काम करिए। देखिए सजेशन आप अपने दिमाग का मत दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं। जो सरकार कर रही है लेकिन आज तक कर नहीं पाई है, करना चाह रही है लेकिन कर नहीं पाई है, बस आपको वही लिखना है। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार कब से चाह रही है, 2008 से आ जाए, लेकिन आ नहीं पाया, तो आपको बस वही चिपका देना है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं पा रहा है, आप कर क्यों नहीं रहे हो, आपने जब बिल लाए थे तो इसको एक्ट क्यों नहीं बना रहे हो, आप खुद उनसे सवाल कर लो। तो ये आपका पूरा आंसर ऐसे तैयार हो सकता है। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। ये पूरा आपका आंसर तैयार हो गया। मैं और दिखा देता हूँ, देखिए ये बहुत बड़ा आंसर हो गया पूरा। आपको तो शॉर्ट में ही लिखना है, या आप इसमें चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको एक्चुअली पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो सकता ये, क्योंकि मैं वर्ड पैड पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी में। तो ये मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन, फिर क्या क्या नीड थी, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, फिर चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल मैंने बताया, सोसाइटल बताया, इंस्टीट्यूशनल बताया, कल्चरल बताया, ये मैंने सब बता दिया। उसके बाद हमने फ्यूचर बता दिया कि क्या क्या है, सजेशन बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे आपका पूरा आंसर तैयार हो जाता है। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और आपको लगता है कि सर आप इस तरीके से पढ़ाइए, उस तरीके से पढ़ाइए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या जिसको शर्म आ रही है कमेंट सेक्शन में बताने में कि नहीं हम तो नहीं बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST। मेरे को डीएम कर दीजिए, सर इसके ऊपर बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। और आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं भी इनकरेज तभी होऊंगा अगला लेक्चर बनाने के लिए, नहीं तो मैं भी इनकरेज नहीं हो पाता हूँ। तो जितने भी लोग देखें, अगर 100 लोग लाइक व्यू कर रहे हैं तो 100 लोगों के लाइक चाहिए, 100 लोगों का कमेंट चाहिए। कमेंट में आपको बताना है कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, क्योंकि अभी हमारा जस्ट ही डेमो चल रहा है। तो अगर पसंद आएगा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वही हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो मैं कंटिन्यू करूँगा ही, ये नहीं पढ़ाऊँगा फिर।
ठीक है, तो आप सब मेरे को बताएंगे कैसा लग रहा है, मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।